Hello friend, welcome to JD's Education Academy. This is the sixth part of this chapter, ruling the countrysides. So now as per my topic है दोस्तों crops for यूरोप के लिए फसल. The British also realized that the countrysides could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying to be best to expand the cultivation of opium and the indigo in the century and a half of the follow. The British pressured or forced to cultivate it to in the various parts of India to produce other group like jute in Bengal, tea in Assam. Tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now in Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and rice in Madras. तो अब ब्रिटिशर्स क्या सोचने लगे कि एक गांव में हम केवल टैक्स रिवेन्यू ही कलेक्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा बहुत सारी फसलें भी हम उगा सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे जो कि यूरोप को की डिमांड है और उनकी ज़रूरत होगी. तो 18th सेंचुरी में कंपनी ने क्या किया, ओपीएम यानी जो गांजे की है, इसके अलावा इंडो खेती एक्सपेंड करने की सोची और अलग अलग जगहों पे लोगों को फोर्स किया कि आप ये फसलें क्या करो, इंट्रोड्यूस करो, लाइक जूट बंगाल में, टी असम में, सुगरकेन यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ इन उत्तर प्रदेश में, बीट इन पंजाब एंड सो ऑन. सो अब बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ वाज दिस डन, ये कैसे किया जा सकता था. सो ब्रिटिश यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन. तो ब्रिटिश जो थे बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड अपनाना चाह रहे थे टू कल्टिवेट द क्रॉप्स दैट दे नीडेड, जो उनकी ज़रूरत थी. लेट अस टेक द क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शंस. तो चलिए अब देखते हैं इस तरीके का एक प्रोडक्शन मेथड को. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो इमेज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ कलमकारी प्रिंट इन 20th सेंचुरी ऑफ इंडिया and this is a Morris cotton print late in 19th century of England. Does color have history, क्या कलर्स की भी कोई हिस्ट्री होती है. सो इन द फिगर 5 and 6 had two images of cotton print. The image of fifth shown the kalamkari print created by the weavers of Andhra Pradesh. On the right is a floor cotton print designed by the produced by the William Morris, a famous poet and the artist of 19th century British. There is the thing is common. तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन था, दोनों प्रिंट में टू प्रिंट्स बोथ यूज़ रिच ब्लू कलर. इन दोनों में क्या किया, ब्लू कलर का यूज़ किया गया था, रिच ब्लू कलर, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे क्या कहा जाता है, इंडिगो एंड नील. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड, क्या तुम्हें पता है कि इसकी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है, इंडिगो का प्रोडक्शन. द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स कॉल्ड इंडिगो. इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, एक प्लांट है जिसको क्या बोला जाता है, इंडिगो एंड नील. It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century. तो ये ब्लू डाई है जो कि मॉरिस ने अपने प्रिंट में 19th सेंचुरी के दौरान यूज़ किया. ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया. तो ब्रिटिश सब क्या है, इंडिगो की खेती करना चाह रही थी इंडिया के अंदर. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. और उस टाइम पे इंडिया क्या था, एक बहुत बड़ा सप्लायर बन के सामने आया पूरे वर्ल्ड के लिए नील की डिमांड फुलफिल करने के लिए. सो नाउ क्वेश्चन आ जाता है, बाय द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो की, इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी. तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. जब तक के लिए थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.